वंदे मातरम। 30 अक्टूबर 2020 मुस्कान के साथ सायं 8 बजे रोज़ाना आप लोगों के साथ बातचीत होती है। सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने की पूरे भारत में कोशिश होती है और फेसबुक फ्रेंड और जो आरजेएस फैमिली है उन सभी का स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत के साथ, क्योंकि शरद पूर्णिमा आप जानते हैं सनातन संस्कृति में एक महत्व का दिन होता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन पंडित नीरज जी की जो रचना है उसको शर्मा बंधु ने प्रस्तुत किया है शरद पूर्णिमा के अवसर पर। तो उसकी एक झलक से इसकी शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर सकारात्मक सोच का सॉन्ग आप जानते हैं। तो आइए शरद पूर्णिमा के इस शर्मा बंधु के संगीत का आनंद लेते हैं। तब तक लोग जुड़ते जाएंगे और कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, जिधर देखो उधर राधा कृष्ण और गोपियां गोप ग्वाल नृत्य कर रहे हैं। ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य रहा होगा शरद पूर्णिमा के दिन, जब अब मैं आदरणीय पंडित सुरेश नीरव जी का लिखा हुआ एक बहुत ही सुंदर योग गीत है, उसे हम शर्मा बंधु ने तैयार किया है। आइए, मैं चाहूंगा कि आपके समक्ष वो योग गीत प्रस्तुत करूं। हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर गीत है। आप सबसे निवेदन है कि कहीं जाइएगा नहीं, साथ रहिएगा और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिएगा।
से संगीत सरिता से इस शरद पूर्णिमा का आगाज हुआ है और सकारात्मक सोच के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं ना सकारात्मक सोच का आरजे सॉन्ग। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं। जी हाँ, तो सरकार को जगाने का जो मंत्र है वो आपको पता है और उसमें जब तक महापुरुषों से आप प्रेरणा नहीं लेंगे तब तक दिशा नहीं मिल सकती है। इसलिए महापुरुषों के बारे में जानना, उनका नाम जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है और यही है सकारात्मक सोच। तो 30 अक्टूबर 2020 है और 30 अक्टूबर को कौन कौन महापुरुष का जन्म हुआ उसके बारे में आइए एक झलक आपको बताते हैं। राही सरनोबत जो भारत की महिला पिस्टल निशानेबाज, 30 अक्टूबर 1990 को जन्मदिन। प्रमोद महाजन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, 1949 को 30 अक्टूबर को जन्मदिन। वरुण डे प्रसिद्ध इतिहासकार का 30 अक्टूबर 1932 को जन्मदिन। भाई महावीर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, 1922 में 30 अक्टूबर को जन्मदिन। होमी जहांगीर भाभा प्रसिद्ध वैज्ञानिक, 1909 30 अक्टूबर को जन्मदिन। और सुकुमार राय बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार का 1887 30 अक्टूबर को जन्मदिन। प्रेमथ नाथ मित्र अनुशीलन समिति के प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों में से एक, 1853 30 अक्टूबर को जन्मदिन। और 30 अक्टूबर को फिल्म के जो अभिनेता विनोद मेहरा थे उनकी पुण्यतिथि, 1853 में आपका 1990 में आपका निधन हुआ था। वी शांताराम का 30 अक्टूबर की 1990 को निधन हुआ था, ये पुण्यतिथि है। होमी जहांगीर भाभा के बारे में फटाफट जो है जानकारी दे देते हैं। ये रहे अपने वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, प्रमुख वैज्ञानिक भारत के रहे और इनका 30 अक्टूबर 1909 को जन्मदिन। 24 जनवरी 1966 पुण्यतिथि। होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी और उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया था। ये न्यूक्लियर एनर्जी का जो भी आप देख रहे हैं वो सब उस समय के जो होमी जहांगीर भाभा थे उन्होंने बहुत मेहनत किया था। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान में तब आर्य आरंभ किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को तो कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में काफी काम किया और देश को उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ आपको ये बता दें कि 30 अक्टूबर जो ईद मिलाद नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के मौके पर आइए हम लोग संदेश हजरत मोहम्मद साहब का था उसके बारे में, उनकी मानवता के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म दिवस है। इस दिन को ईद मिलादुल नबी या ईद मिलाद के तौर पर मनाया जाता है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक इस्लाम के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12 तारीख 571 ईस्वी के दिन ही इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर का जन्म हुआ था, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल जो है वो 29-30 के आसपास कहा जा रहा है। और इनकी जन्म की खुशी में मुस्लिम मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, रात भर मोहम्मद को याद कर प्रार्थनाएं कर जुलूस निकालते हैं, मजलिसें निकालते हैं। इसके साथ ही पैगंबर मोहम्मद की दी हुई शिक्षाओं और पैगामों को पढ़ा जाता है। बता दें कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था, जिसके बहुत ही पवित्र संदेश हैं। वो क्या है कि सबसे अच्छा आदमी वो है जिससे मानवता की भलाई होती है, जो ज्ञान का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, ये कहना है हजरत मोहम्मद साहब का था। और ज्ञानियों के साथ बैठना,
इबादत से कम नहीं होता है। भूखे को खाना दो, बीमार की देखभाल करो, अगर कोई अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे मुक्त करो, आफत के मारे प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करो, भले ही वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। अल्लाह के सभी प्राणी उसका परिवार हैं, अल्लाह उसे सबसे अधिक चाहता है। जो अल्लाह के प्राणियों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करता है वही इबादत करता है। तो इस तरह के मानवता का संदेश जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने दिया था और आरजेएस की फेसबुक लाइव में इसे पहुंचाना ज़रूरी हो जाता है। शरद पूर्णिमा पर एक बार फिर से लौटते हैं और जो लोक गायिका विजया भारती जी हैं उनकी एक कविता इन्होंने शेयर की है, तो आइए आपको वो पहुंचाते हैं। विजया भारती जी आरजेएस स्टार भी हैं और इन्होंने कविता क्या लिखी है। पूर्णिमा वाले शरदो, पूर्णिमा वाले शरदो, जिंदगी को पूर्णिमा कर, अमावस बस छांट दे अब पंथ को उजियार कर। बदन सिहरे प्राण थिरके, मंद शीतल पवन हो, रोशनी धवला मगन बिखरे गगन से धरा पर। कालिमा से, उष्णता से, विकलता से मुक्त कर अब, चांद की ठंडी चंदनियां हौले हौले सांस में भर। मौन कब से मेरी आहें तड़पती हैं छटपटा कर, कहाँ जाऊं वेदनाएं आए छिन छिन मुख बदल कर। तो ये विजया भारती जी की कविता जो उनकी अपनी रचना है वो भी आप लोगों तक हमने पहुंचा दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चाहेंगे कि थोड़ा समाचार क्या है आज के, उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। क्या है समाचार आज के? मुख्य समाचार के बारे में बताना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। भारत में कोविड-19 से संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से कम और ठीक होने की दर बढ़कर 91.15%। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में तेजी। देश के विभिन्न भागों में ईद ए मिलादुल नबी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। यहाँ पर और बता दें कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने पहल की है। सरकारी बैंकों के बचत खातों से धन निकालने और जमा करने पर शुल्क बढ़ाने की खबरें जो हैं वो गलत हैं। पारसारथी थपलियाल साहब जय हिंद। और भारत की कोविड जांच क्षमता बढ़कर 10 करोड़ 65 लाख हुई है। और ये आकाशवाणी के सौजन्य से ये समाचार आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने की निंदा की है। बांग्लादेश में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही 5 दिवसीय दुर्गा पूजा का त्यौहार संपन्न हो गया। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। जापान को इसके लिए हम लोगों को बधाई देना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार का काम अंतिम दौर में पहुंचा है। कोरोना वायरस से तपेदिक महामारी को खत्म करने की दिशा में हुई प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कई दिनों से कह रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी परियोजना का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक जियोलॉजिकल पार्क परियोजना 375 एकड़ भूमि पर फैली है और इसे 7 विभिन्न चरणों में बनाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। और बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। तो इस तरह से ये खबरें भी बहुत ज़रूरी हैं, समसामयिक खबरें हैं। और इसके अलावा जो सकारात्मक भारत आंदोलन की बात है उसको भी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। राहुल जी जय हिंद इंदौर से जुड़े हैं, बिंदा जी दिल्ली से, आकांक्षा दी दिल्ली से, पारसारथी थपलियाल साहब नोएडा से और सूरज गहलोत जी आप को धन्यवाद, जय हिंद। आप सब जुड़ रहे हैं और ये सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर लगातार जो है ये 78वां अंक आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले की 30 अक्टूबर जयंती पर नमन करते हुए और आप लोग भी नमन कर सकते हैं। और इस प्रकार के भाव पुण्य संदेश के लेखक एवं भेजने वाले महावीर सिंगल जी के पोस्ट को, जो आकाशवाणी के रेडियो ब्रॉडकास्टर रहे हैं पारसारथी थपलियाल साहब, और आजकल लेखन में रुचि रख रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं और डायरेक्टरी बना रहे हैं। खास करके थपलियाल परिवार जो है उत्तराखंड का और पूरे देश भर का, उसको लेकर आप काफ़ी
गहन अध्ययन और लेखन का कार्य कर रहे हैं। आरजेएस के आप स्टार हैं। पार्थसारथी थपलियाल जी ने ये पोस्ट शेयर किया है, उसमें लिखते हैं, मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले का जन्म 30 अक्टूबर 1919 को हुआ था। वे बचपन में मेधावी होने के साथ ही बहुत चंचल एवं शरारती थे, जैसा कि बच्चे होते हैं, और 1930 में वे स्वयं सेवक तथा 1941 में नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बीए कर प्रचारक बन गए। गोवंश रक्षा के क्षेत्र में भी उनकी सोच बिल्कुल अनूठी थी। उनका मत था कि गाय की रक्षा किसान के घर में ही हो सकती है, गौशाला या पिंजरा पोल में नहीं। गोबर एवं गोमूत्र की भी गोदुग्ध जैसा ही उपयोगी पदार्थ है। यदि किसान को इसका मूल्य मिलने लगे तो फिर कोई गोवंश को नहीं बेचेगा। उनकी प्रेरणा से गोबर और गोमूत्र से साबुन, तेल, मंजन, कीटनाशक, फिनाइल, शैम्पू, टाइल्स, मच्छर क्वाइल, दवाएं आदि सैकड़ों प्रकार के निर्माण प्रारंभ हुए। ये मानव, पशु और खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब तो गोबर और गोमूत्र से लगातार 24 घंटे जलने वाले बल्ब का भी सफल प्रयोग हो चुका है। तो श्रद्धेय नीलकंठ पिंगले साहब का मत था कि भूतकाल और भविष्य को जोड़ने वाला पुल वर्तमान है, अतः इस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हर स्थान पर स्थानीय और क्षेत्रीय समस्याओं को समझकर कई संस्थाओं तथा प्रकल्प स्थापित किए, जैसे कि महाराष्ट्र सरकारी बैंक, जो आप नाम सुनते हैं, महाराष्ट्र सरकारी बैंक, साप्ताहिक विवेक, लघु उद्योग भारती, नाना पालकर स्मृति समिति, देवबांध ठाणे में है, सेवा प्रकल्प, कलवा कुष्ठ रोग निर्मूलन प्रकल्प, स्वाध्याय मंडल, किला पार्डी की पुनर्स्थापना आदि की नींव भी मोरोपंत जी ने रखी थी। तो इस प्रकार के भावपूर्ण संदेश के लेखक एवं भेजने वाले महावीर सिंगल जी के पोस्ट को पार्थ सारथी थपलियाल आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और यही चीज होनी चाहिए। आप कोई बात, कोई अच्छी लगती है बात, जैसे कि थपलियाल साहब को श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले जी की 30 अक्टूबर जयंती की चीज अच्छी लगी और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, तो इन चीजों को अब आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। नहीं तो बहुत सारी अहम जानकारी जो है वो छूट जाती हैं। आप जानते हैं कि आरजेएस की रिसर्च टीम जो है लगातार इस तरह की मेहनत कर रही है, लेकिन इस तरह की मेहनत हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत में सकारात्मक भारत आंदोलन चलाने वाला ये जो मंच है, इसकी रूपरेखा इसी तरह से बनाई गई है कि आपकी ही बातों को और आप तक पहुंचाना और साथ में कई लोगों तक पहुंचाना, ये है राष्ट्रीय मंच। और इस पर देखिए थपलियाल जी ने एक संदेश भेजा जो श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले जी का, तो ये जानकारी हम लोगों के समझ में आई और इनके बारे में हम लोगों ने ये शेयर किया। ये थे श्रद्धेय मोरोपंत पिंगले जी। इनकी जयंती को कोटि कोटि नमन आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से और व्हाट्सएप ग्रुप के सभी लोगों की तरफ से। और यहाँ पर यह भी आपको बताना चाहेंगे कि जो अपने सरदार पटेल साहब थे और उनको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और उस तो आइए चर्चा करते हैं, इनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में हम लोग जो दिन है उसकी और अगले दिन की भी चर्चा करते हैं, ताकि बहुत से पत्रकार जुड़े हुए हैं तो उनके नॉलेज में भी आ जाए कि कल क्या कुछ होने वाला है, किन महापुरुषों की है। क्योंकि हम लोग का सकारात्मक भारत आंदोलन पूर्वजों और महापुरुषों के केंद्र में स्थित होता है, उनसे प्रेरणा लेकर ही इतनी सकारात्मक ऊर्जा देश भर में फैलाने का ये जो अनूठा आंदोलन है ये चल रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को श्रद्धांजलि आप लोग दे दीजिए। ये थे अपने गृह मंत्री, और पूरे भारत को एकीकरण करने में इनका जवाब नहीं है। भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को आपका निधन हो गया था। सरदार पटेल के नाम से ये आप लोकप्रिय हुए और एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। आपने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और आप एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिनका अर्थ है कि प्रमुख। सरदार का मतलब प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। आपके कार्य को नमन है और पूरा भारत आपको दिल से नमन करता है, प्यार करता है। और इसीलिए आपको बता दें कि पंडित रमाशंकर तिवारी, श्रीमती अनिता रमाशंकर तिवारी मध्य प्रदेश ने अपने माता पिता
स्वर्गीय श्री पंडित रामदत्त तिवारी और श्रीमती शांतिबाई तिवारी की स्मृति में सरदार पटेल का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। यह अवसर है कि हम लोग ऐसे महापुरुषों के नाम पे अवार्ड के रूप में पूरे भारत में पहुंचाने का प्रयास करें, तो ये आपके सामने प्रस्तुत है। और लगातार हम लोग अब चर्चा ये करना चाहेंगे कि महापुरुषों के बारे में जो आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित है उसको प्रमुखता के साथ हम लोग आप लोगों से रूबरू कराएंगे। वहीं पर एक और जानकारी दे दें कि जो इंदिरा गांधी जी 31 अक्टूबर को बलिदान हो गई थी और 31 अक्टूबर 1984 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। और इनके बारे में बता दें कि 19 नवंबर 1917 को आपका जन्म हुआ। 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में आपकी राजनीतिक हत्या कहें या बलिदान हो गई, आप भारत की प्रधानमंत्री रही थी और भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के रूप में आपका नाम है। और अपने फौलादी व्यक्तित्व और सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से विश्व में आपको सबसे ताकतवर महिलाओं की श्रेणी में गिना जाता है। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, दूसरे शब्दों में बलिदान दिवस है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज आपके ही अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देश के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी बलिदान हो गई और आप जानते हैं कि उनके नाम पे श्री भरत राम मालकोटी जी दक्षिण दिल्ली के रहने वाले अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती मैनावती मालकोटी जो शिक्षा कर्मी थी, उनकी स्मृति में श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे आरजेएस का भारत उदय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सम्मान 2021 घोषित किया है। तो इस तरह से हम लोग महापुरुषों को याद कर रहे हैं और तमाम महापुरुषों के बारे में हम लोग लगातार जो है अब चर्चा करेंगे। और यहां पर यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि 1 नवंबर को जो 10:50 से राष्ट्रीय वेबिनार होने जा रहा है, उसमें जो आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के जो महापुरुष हैं जिनके नाम पे अवार्ड घोषित किया गया है, उन पर तो चर्चा करेंगे ही, सकारात्मक भारत भवन की भी चर्चा करेंगे, जिसकी पिछले जो 27 अक्टूबर को घोषणा की गई थी कि दिल्ली के अंदर सकारात्मक भारत भवन बनेगा और जिलों में सहायता केंद्र जो आरजेएस फैमिली रहती है उनको हम लोग सहायता पहुंचाने के कार्य करेंगे। वहीं पर आइए एक और जानकारी मिली है, आज ही मिली है, हालांकि इसके लिए बहुत पीड़ा हुई कि जानकारी जो है वो काफ़ी लेट मिली है। अजमेर सिंह खरब साहब, जो सकारात्मक भारत आंदोलन जो चल रहा है, इसकी जो बीजारोपण था वो 2007 और 2009 के बीच में डाली गई थी, नई संस्कृति का आगाज। और उस समय से अजमेर सिंह खरब साहब साथ देते रहे तन मन से। और जो संडे मन्ना गुरुकुल खोला गया था, 7 महीने तक चला वो, एवरी संडे वहां पे बच्चे आते थे, उनमें स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब का 2 पोता होते थे, प्रशांत और निशांत। ये कहानी भी एक इतिहास है। और आज हम लोग अजमेर सिंह खरब जी को श्रद्धांजलि देंगे। मार्च 2020 में जो पता लगा है आरजेएस के, ये अपूरणीय क्षति कहेंगे, क्योंकि कई कार्यक्रमों में, गांधी पीस फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी आप आए थे और लगातार आरजेएस के अन्य जगहों पर जो कार्यक्रम हो रहे थे, जब सकारात्मक भारत आंदोलन का बीजारोपण हो रहा था, उस समय के स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब एक सकारात्मक व्यक्तित्व है। आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन का बीजारोपण तो 2007 से 2009 में ही हो गया था, जिसे नाम दिया गया नई संस्कृति का आगाज। और जो मैगजीन निकली है उसमें थोड़ा सा झलक है उसकी। और रेडियो ब्रॉडकास्टर उदय कुमार मन्ना के संयोजन में तमाम संगठनों के सहयोग से अनेकों कार्यक्रम हुए। संडे गुरुकुल नजफगढ़ नई दिल्ली 7 महीने तक चला और बच्चों का जोरदार कार्यक्रम एलटीजी ऑडिटोरियम नई दिल्ली मंडी हाउस में आयोजित किया गया। गुरुकुल और कार्यक्रमों में स्वर्गीय अजमेर सिंह
अपने पोते प्रशांत और निशांत के लिए आते रहे और तन मन के साथ निभाते रहे। आप एक सच्चे समाज सेवी थे। नई दिल्ली के मुंटेला खुर्द गांव निवासी स्वर्गीय अजमेर सिंह खर्ब बहुत ही सकारात्मक और प्रेरक व्यक्तित्व थे। अपने सरकारी प्रशासनिक सेवा में हरदम जरूरतमंदों को सहायता करते थे और सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा में सदा आगे रहे। शिक्षक स्वर्गीय दयाचंद फलसवाल जी जो घुमेनहेड़ा गांव के रहने वाले थे और अजमेर सिंह खरब जी जो कि मुंटेला खुर्द दिल्ली देहात का ये गांव है, ऐसी जोड़ी थी जो यथासंभव दिल्ली देहात के लोगों की आवाज थे ये। और मार्च 2020 में आपका निधन परिवार ही नहीं, समाज और आरजेएस फैमिली की एक अपूरणीय क्षति है। ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व को आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अजमेर सिंह खरम एक बड़ा नाम, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं सरकारी सेवा में और उसके बाद न केवल लोगों को सहायता पहुंचाते रहे बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी आपने और एक पीडीएफ जारी की गई है क्योंकि आरजेएस से जुड़े हुए लोग आरजेएस के इतिहास हैं, इसी को दिखाने का एक प्रयास किया गया है। स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब, ये आज उनके पुत्र से जब मैंने फोन किया तो मुझे पता चला कि स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब साहब नहीं रहे। आरजेएस के ये कार्यक्रम आप ये आरटीवी देख रहे हैं, इसमें बच्चे मुनि इंटरनेशनल स्कूल गए थे जिसके कि आरजेएस स्टार जो संचालक है मुनि इंटरनेशनल स्कूल के अशोक कुमार ठाकुर जी को आप जानते होंगे, राष्ट्रीय वेबिनार में भी आए हैं। उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में अवार्ड भी घोषित किया है और साथ में उन्होंने कई आरजेएस की बैठकें भी की हैं जहां आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने उसे कवर किया। और ये देखिए बाल प्रतियोगिता प्रदर्शन में अजमेर सिंह खरब साहब शिरकत कर रहे हैं और वहीं पर बच्चों को लाने ले जाने के लिए भी अजमेर सिंह खरब साहब ने अपना समय, कीमती समय दिया। वहीं पर ये देखिए यूएनबी राव साहब जो डीसीपी और आगे बड़े अधिकारी बने थे और उस समय सेवानिवृत्ति के बाद जो है आप यहाँ पर आए थे और अजमेर सिंह खरब साहब ही रिसीव किए थे और यहाँ पे गणमान्य लोग थे और यहाँ फिर उसी बाल दिवस के कार्यक्रम में ये बैठे हैं अजमेर सिंह खरब साहब। और अजमेर सिंह खरब साहब गुरुकुल जो संडे मन्ना गुरुकुल के नाम से 7 महीने तक चला था, बच्चे आते थे और उसमें पढ़ाई होती थी और कार्यक्रमों में स्वर्गीय अजमेर सिंह अपने पोते प्रशांत और निशांत के लिए आते रहे और तन मन के साथ निभाते रहे। आप एक सच्चे समाज सेवी थे। अब आइए इनके पोते से मिलते हैं कि ये नाटक जो है ये बच्चों ने तैयार किया था। इसमें ये हमारा पुत्र जो है मयंक राज मन्ना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उस समय और ये कार्यक्रम किया गया था और ये बच्चों ने तैयार किया था। ये नाटक ये यक्ष प्रश्न था, वहां पे ये प्रशांत जो है अजमेर सिंह जी का पोता जो है भाग ले रहा है। तो ये इस तरह की और भी चीजें बताएंगे। ये एलटीजी ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हुआ था मंडी हाउस में और वहां पर प्रशांत जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ये रहा प्रशांत, यह नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों को संस्कारित करने का आरजेएस ने सकारात्मक भारत आंदोलन की नई संस्कृति का आगाज किया था। 2007 से लेकर 2009 के बीच में ये बीजारोपण हुआ था सकारात्मक भारत आंदोलन का। ये यहाँ पर आप धर्मवीर मिश्रा को भी देख रहे हैं जो आरजेएस का स्टार है और यहाँ पर मैं हूँ, आप देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो है और उसमें ये बच्चे जो है इन लोगों को संस्कारित किया जा रहा था। एलटीजी ऑडिटोरियम का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें बच्चे भाग ले रहे हैं। प्रशांत इसमें है, निशांत इसमें है और इन बच्चों को जो अजमेर सिंह खरब साहब, ये देखिए वर्कशॉप चली थी जिसमें अशोक कुमार ठाकुर साहब हर संडे को आया करते थे हमारे आग्रह पर और आज तक अशोक कुमार ठाकुर जी का सहयोग, समर्थन सकारात्मक भारत आंदोलन को मिलता रहा है। यही इतिहास बना है। ये अजमेर सिंह खरब साहब यहाँ पे खड़े हैं। इस तरह से कार्यक्रमों में लगातार अजमेर साहब की यादें जो हैं वो हम लोगों के पास है। ये नवंबर अंक का जो आरजेएस का पीडीएफ बनेगा उसमें भी ये चीजें शामिल की जाएंगी। एक ऐसा सकारात्मक व्यक्तित्व हम लोगों के बीच से चला गया, इसका अफसोस आरजेएस फैमिली को है और विशेषकर मुझे है। और यहीं पर ये बताना चाहेंगे कि देवप्रिय अवस्थी जी की एक पोस्ट है जो हरफन मौला पत्रकार शिरीष मिश्र जी के निधन के बारे में है। ये आज का पोस्ट है और देवप्रिय अवस्थी जी ने क्या लिखा है
आपको यहाँ पे सुनाते हैं। उसके बाद पत्रकार अमलेश राजू जी का जो शोक संदेश है, इस पर बहुत से लोग पत्रकार जानते होंगे, बहुत ही हरफौन मौला पत्रकार थे श्रीश मिश्र जी। तो देवप्रिय अवस्थी जी लिखते हैं, अभी अभी पहले शंभुनाथ जी की पोस्ट, फिर उनसे फोन से जनसत्ता की शुरुआती टीम के साथी श्रीश मिश्र के निधन की जानकारी मिलने से हतप्रभ रह गया। जनसत्ता की शुरुआती टीम के बेहतरीन सदस्यों में शुमार श्रीश हरफन मौला पत्रकार थे। खेल और फिल्म संबंधी विषयों पर उन्हें महारत हासिल थी। मुझे याद है संजीव कुमार के निधन के खबर आने पर जब मैंने फिल्म पेज के प्रभारी मनमोहन तल्ख से फिल्म का साप्ताहिक पेज संजीव कुमार पर केंद्रित करने को कहा था, तो उन्होंने ये कहकर हाथ ऊंचे कर दिए थे कि इस हफ्ते का पेज तैयार हो चुका है, अब नया पेज नहीं बन सकता। फिर मैंने श्रीश जी से बात की तो वो फौरन एक लेख लिखने को तैयार हो गए। एक लेख संजीव कुमार के प्रशंसक रहे, संपादक प्रभाष जोशी जी ने लिखा। फिर तल्ख जी ने कुछ और सामग्री जुटाकर एक नए पेज से तैयार किया। श्रीश जी का चयन इंडिया टुडे हिंदी की शुरुआती टीम 1986 में हो गया था। इसमें जनसत्ता के अन्य साथी जगदीश उपासने, अशोक कुमार, सुधांशु भूषण मिश्र और अच्छे लाल प्रजापति भी शामिल थे। प्रभाष जी के आग्रह पर श्रीश जी ने इंडिया टुडे नहीं जाने का फैसला किया। देर से ही सही, उन्हें इस फैसले का लाभ भी मिला और वे जनसत्ता के स्थानीय संपादक बने। अपने लेखन संपादन कर्म के साथ श्रीश जी अपने परिवार से भी कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां निभाते थे और उन्हें बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे साथियों मित्रों का अचानक चला जाना अखरता है। नियति के लेख के सामने हम सब बेबस हैं, ये कहना है देवप्रिय अवस्थी जी का। पारिवारिक संबंध से श्रीश जी के साथ और पत्रकार अमलेश राजू जी, श्रीश जी क्योंकि फ़ोटो उपलब्ध नहीं हो पाया और ये मुझे लगा कि फेसबुक पे लोगों ने ज़रूर पोस्ट किया है, लेकिन श्रीश जी का फोटोग्राफ्स नहीं उपलब्ध हो पाया यहाँ, इसलिए हम नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन पत्रकार अमलेश राजू जी का शोक संदेश और बलराम जी का पोस्ट जो है वो साझा कर रहे हैं। दोस्तों, ये अमलेश राजू जी कहते हैं, पत्रकार हैं। दोस्तों, श्रीश जी जैसा पत्रकार और संपादक के बारे में लिखने का मतलब है पूरी किताब लिखना। जनसत्ता में काम करने वाला ऐसा कोई भी पत्रकार नहीं होगा जो उनकी शालीनता और भलमनसाहत का फायदा नहीं उठाया होगा। एक संपादक पीटीएस में जाकर एजेंसी की कॉपी फाड़े, उसे पेज के हिसाब से चिन्हित करें, सिलसिलेवार लगाएं और रिपोर्टर को यह कहकर दे दें कि देख लो, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। गजब के इंसान। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और संबंधों के इसी आत्मीयता के कारण था कि रिटायरमेंट के सालों बाद भी, चाहे उनका एमटीएनएल का फोन खराब हो, बिजली का बिल ज्यादा आया हो, श्रीश जी शालीनता और अपनापन से फोन करते थे और कहते थे, भैया जरा देख लो अमलेश, रिटायरमेंट के बाद तो फोन और इंटरनेट यही मेरी व्यस्तता है और 2 दिन से खराब है। कई बार तो उनका फोन भी पिक नहीं होता था, लेकिन कभी भी इस बात को उन्होंने दिल से नहीं लगाया। और जब मैंने वापस उन्हें फोन किया तो उनका जवाब होता था कि आप लोग फील्ड में काम कर रहे हो, व्यस्तता तो रहती है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी देख लिया करो, हालचाल पूछ लिया करो। उन्होंने पत्रकारिता की एक पूरी पीढ़ी को बनाया, संवारा। हम ये कह सकते हैं कि उनके जैसा हंसमुख, मिलनसार और प्रशिक्षण पाने वाला पत्रकारों के लिए गार्जियन मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। सनातन धर्म में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है। इसी बात को आत्मसात करते हुए भगवान उन्हें श्री चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। अमलेश राजू। अमलेश राजू जी पत्रकार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बलराम सिंह जी का पोस्ट आया हुआ है।